जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तिल के पेड़ पर चढ़ना, किसी की बात ना मानना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर ताड़ के पत्ते इकट्ठे करना। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि तिल का ताड़ बनाना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, यदि आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, शब्द का नाम, यानी कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, ऑप्शन है आपके पास, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अगर आपसे कहा जाए कोई आया है, तो क्या आप समझ पाएंगे कौन आया है, कोई निश्चितता है कि कौन आया होगा। कुछ दे दो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ दे दो, तो आप समझ पाएंगे कि मैं किसी निश्चित चीज़ के लिए कह रही हूँ, किसी निश्चित वस्तु के लिए कह रही हूँ या फिर किसके लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पर इन शब्दों से साफ पता चलता है कि कोई और कुछ ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची, जलज, जलद, कानन या फिर रत्नाकर। तो देखिए, जलज आपने कई बार पढ़ा होगा, जलज हो गया, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, ये सारे ही शब्द किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो जलज तो यहाँ पर नहीं होगा, जलद, कानन या फिर रत्नाकर। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसमें चूज किया है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र का जो पर्यायवाची है रत्नाकर, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो स्त्री अभिनय करती हो, अभिनव नहीं होगा यहाँ पर, अभिनय होगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या कहेंगे उस स्त्री को जो अभिनय करती है, क्या उसे गायिका कहेंगी, नर्तकी कहेंगे, नायिका कहेंगे या फिर अभिनेत्री कहेंगे। गायिका किसे कहते हैं भाई, जो लोग गीत गाते हैं, है ना, कि वो गायक है, गीत गाने वाले को गायक कहते हैं। यहाँ पर आपसे अभिनय करने वाला पूछा गया है। नर्तकी जो नृत्य करते हैं, नायिका और अभिनेत्री में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। नायक और नायिका होते हैं आपके सीरियल में, मूवी में, कहानी में नायक और नायिका, है ना। तो अभिनय जो करती है स्त्री, उसे कहते हैं अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्यासा, पाषाण, अट्टालिका और पर्ण। देखिए यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको साफ नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम जो बनेगा क्या बनेगा? पिपाशु। पिपाशु शब्द हो जाएगा इसका तत्सम। पाषाण आपका तद्भव शब्द है। अट्टालिका भी पाषाण तत्सम है, अट्टालिका भी तत्सम है, पर्ण भी तत्सम है। अट्टालिका का अगर तद्भव रूप पूछा जाएगा अटारी हो जाएगा, पर्ण का तद्भव रूप पत्ता हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? आपसे संख्यावाचक विशेषण का भेद पूछ लिया गया है यहाँ पर। देखिए विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर भी आपसे एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, उसका भेद पूछ लिया है। तो बताइए आवृत्ति बोधक होगा, गणना बोधक होगा, समुदाय बोधक होगा या फिर क्रम बोधक हो जाएगा? तो देखिए दोनों हो गया, चारों, पांचों, 10, 8, तो ये क्या एक समुदाय का बोध करा रहे हैं, जैसे दोनों, चारों, है ना। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी बताया है एकदम करेक्ट है। क्रम बोधक में क्या होता है आपके, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका क्रम बोधक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में आपको संधि बतानी है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर आपकी विसर्ग संधि है? यहाँ पर स्वर नहीं, विसर्ग। ऑप्शन सी में आपका विसर्ग संधि। तो देखिए शब्द आपका क्या है, चंद्र प्लस उदय। क्या है? चंद्र प्लस उदय मिलकर बना है आपका क्या, चंद्रोदय। और स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसी में से एक भेद है आपका चंद्र प्लस उदय। इधर से आपका आ मिला, इधर से ऊ मिला, तो आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रोदय में आपकी स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, समास शब्द का, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है शाब्दिक अर्थ समास। अब देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा रूप। क्या? छोटा रूप होता है। अब आप बोलोगे छोटा रूप तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? संबंध, सरल, विग्रह या फिर संक्षेप। इस समास का विग्रह शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ना। संबंध, सरल, विग्रह या फिर संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। छोटा रूप का मिलता जुलता कौन सा शब्द है? संक्षेप। यानी कि जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ना लिख करके वहां पर आपसे लिख दिया जाए राजपुत्र, तो हो गया ना संक्षेप, बिल्कुल छोटा रूप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। आप 9 करीब आएगा। भाई ये तो पूरा ही अशुद्धि फैली है इस वाक्य में। 9 बजे होना चाहिए, यहाँ पर आएगा क्या होता है, आप आएंगे होता, ये तो आपका गलत हो गया। तुम कहाँ जा रहे थो, अरे भाई जा रहे थे होगा, ये भी गलत हो गया। वहाँ पर सरकारी महिलाओं का अस्पताल का एक अस्पताल है या फिर कल हम कानपुर जाएंगे। देखिए वहाँ पर सरकारी महिलाओं का एक अस्पताल है। भाई सरकारी महिलाओं का नहीं होता है, महिलाओं का होता है सरकारी अस्पताल, है ना कि सरकारी महिलाओं का। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कल हम कानपुर जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका,
अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है? उपसर्ग है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, एक होता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मूल जो शब्द है क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या लगा है? मान में उपसर्ग लगा है आपका अभी या फिर आ या फिर अभी या फिर आ या फिर मान या फिर अभी। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी टिक किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिमान में शब्द में जो उपसर्ग है अभी है, मान क्या है? ये आपका प्रत्यय है। क्लियर? तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।